नमस्कार दोस्तों। आज बाध्यता है कि आज बात जो है चुनाव की ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो नतीजे आए हैं विधानसभा चुनाव के, वो वाकई हैरान करने वाले हैं। इनफैक्ट जितने भी चुनावी एनालिसिस के जो विशेषज्ञ हैं, सेफोलॉजिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, हालांकि हरियाणा चुनाव में जो नतीजे आए थे उसके बाद भी सेफोलॉजिस्ट के जो आंकड़े थे वो उस पर से भरोसा उठ गया था। तो इस बार किसी ने बहुत ज़्यादा इस पे एनालिसिस नहीं की, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मुझे लगा था कि जो टक्कर है वो कांटे की होगी महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में। लेकिन आज जो नतीजे आए हैं वो लैंडस्लाइड विक्ट्री कहलाती है। 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी के गठबंधन ने 231 सीटें जीती हैं। 231 सीटें बहुत बड़ी बात है। और इस जीत में जो बीजेपी को मिली हैं सीटें, वो 132 सीटें मिली हैं। जो पिछली बार 106 थी, उसमें ये 132 है इस बार। उसका जो सहयोगी है शिवसेना, शिंदे गुट की, उसको 57 सीटें मिली हैं। और जो एनसीपी है उसको मिली हैं 41 सीटें। कुल मिलाकर के इनके जो गठबंधन को हो गई कितनी? 231 सीटें। अब ये जीत कितनी मायने रखती है ये तो समझा जा सकता है, लेकिन एनालिसिस जो है कि आखिर ये जीत हुई कैसे, बीजेपी की ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग थी जो इस जीत की बुनियाद बनी, उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, या उसको हमें समझना चाहिए। बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना की कुर्सी को शेख हसीना को कुर्सी से बेदखल किया गया और उसके बाद जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कहानी वहां से शुरू होती है। हिंदुओं पर अत्याचार, उसके बाद आवाज़ उठी, हिंदुस्तान में आवाज़ उठी, यहाँ के संत समाज, यहाँ के हिंदू संगठन, इन तमाम लोगों ने आवाज़ें उठाई कि हमारे हिंदुओं को वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए देश की मोदी सरकार को आवाज़ लगानी चाहिए और तमाम चीज़ें। और हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। वहाँ पे अल्पसंख्यक आबादी हिंदू है। उसके बाद एक लगातार जैसे संक्रामक बीमारी की तरह जो चीज़ें होती हैं, वैसे हिंदुस्तान में भी देखने को मिली। हिंदुस्तान में 2-3 इंस्टेंस आपने देखे। गणेश चतुर्थी के समय पे पत्थरबाजी के मामले सामने आए, दुर्गा उत्सव के समय पे पत्थरबाजी के मामले सामने आए। बहराइच एक जगह थी जहाँ पे दुर्गा उत्सव का जो आखिरी विसर्जन चल रहा था, तो एक हिंदू को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गोली मारी, उसके हाथ पैर काट दिए। तो इस तरीके से एक जो माहौल बना वो बड़ा खतरनाक बना, और वहीं से बुनियादें शुरू होने लगी थी। चूंकि माहौल चुनावी था, तो ये एक मैसेज डाला गया कि हिंदू जो हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। और ऐसी ही सूरत हाल और ऐसे कई बयान भी आए कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वैसा ही मतलब हिंदुस्तान में भी होगा। गजवाए हिंद की बात हुई। जमाती जो हैं उन्होंने उनके संगठनों की खबरें आने लगी कि वो यहाँ पे ऐसा ही होगा। घुसपैठियों की बातें होने लगी। झारखंड में मस्जिदों के आक्रमण की बातें होने लगी। तुम्हारे हिमाचल में हिमाचल की मस्जिद का मामला आया, तुम्हारा गुजरात में मस्जिद का मामला आया, इंक्रोचमेंट का मामला आया, वफ़ का मामला सामने आया। तो तमाम ऐसी बातें होने लगी और ऐसा लगने लगा कि एक पोलराइजेशन हो रहा है। और ये सोची समझी चीज़ें थी या क्या था, ये इसमें हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये बात थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक रिफ्ट आ रही थी। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम इस तरीके के नाम सामने आए। और ये वीडियोस आए
कि भाई खाने में कोई थूक दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, इस तरह की वीडियो सामने आए। तो ये जो चीज़ें हुई, इसका पूरा जो असर है, धीरे 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 फिर एक नारा आया, और वो नारा आया योगी के मुंह से। योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस नारे ने पूरी जो है स्ट्रैटजी और पूरा जो नैरेटिव है वो बदल दिया। और बीजेपी का जो लग रहा था कि महाराष्ट्र में जो महायुति की स्थिति है, जो लोग कह रहे थे कि महायुति की सरकार है, चूंकि वही एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर, तो ये लग रहा था कि महाविकास अघाड़ी इस बार मतलब वो कर देगी, बैक करेगी, क्योंकि उसमें बड़े बड़े तुर्रम खां, जिसमें शरद पवार को चाणक्य माना जाता है मराठा राजनीति का, और उसमें उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के जो असली शिवसेना है उसके अध्यक्ष रहे, और एनसीपी तो शरद पवार की थी ही, कांग्रेस थी। तो माहौल एक था, संविधान को लेकर के राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, लेकिन इन सब चीज़ों पर भारी पड़ गया कौन? बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे के बाद मोदी ने इसको सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हालांकि ये वर्जन जो है बटेंगे तो कटेंगे, जो हार्डलाइनर था, उसको सॉफ्ट करने की कोशिश की गई, और उसके बाद उसमें लगाया गया कि हम एक हैं तो सेफ हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डाइजेस्टेबल है, लोगों को उसमें आक्रामकता कम दिखती है, लेकिन उससे मैसेज वही है कि हमें एक रहना होगा। तो इस तरह से पूरा महाराष्ट्र का चुनाव, 22 रैलियां योगी ने की थी महाराष्ट्र में, और उसके बाद जितनों ने रैली की और जितने जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने हिडन और वोकल होकर के भी और हिडन होकर के भी इस नारे को बहुत प्राथमिकता से जगह दी अपनी रैलियों में। जो अजीत पवार हैं, चूंकि उनका वोट बैंक था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उनका वोट बैंक कुछ मुस्लिम वोट बैंक है, तो उन्होंने ये इस बटेंगे तो कटेंगे नारे की वो भी कही थी कि भाई हमारे महाराष्ट्र में नहीं चलता है, लेकिन ये नारा चला और ज़बरदस्त चला। हालांकि अजीत पवार जो जिनको कहा जा रहा था कि भाई इनकी स्थिति गड़बड़ है, ये मिल सकते हैं, उन्होंने खुद 41 सीटें जीती हैं, और कहाँ शरद पवार की जो पार्टी है तुम्हारी एनसीपी, वो 10 सीटों पे आके चली गई। तो जो असली नकली की जो लड़ाई थी, उसमें अब असली कौन हो गए? अजीत पवार हो गए। शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट में असली कौन हो गए? शिंदे हो गए। शिवसेना में जो उद्धव को जो नुकसान हुआ है, वो बड़ा नुकसान उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के हुआ, क्योंकि जो शिवसेना है वो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का कट्टर फेस थे, और लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ मिल करके अपनी जो एक लाइन और लेंथ को जो चेंज किया उसके लिए, तो इसकी बड़ी मतलब वो भी जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि उद्धव को इसका नुकसान होगा, लेकिन उद्धव कॉन्फिडेंट थे, और नतीजे जो आ जाए वो पूरे के पूरे गणित को बिगाड़ गए। और हालत ये हो गई कि बीजेपी ने जिस तरीके से विक्ट्री की है, अब ये इसको पार पाना विपक्ष के लिए कम से कम बहुत लंबी लाइन खींचने की ज़रूरत है, बहुत नए तरीके से राजनीति करने की ज़रूरत है, वरना वापसी यूँ समझिए कि किल हो गई है। अब यही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में तो भाई 9 सीटों पे चुनाव हुए, जिसमें 7 सीटों पर बीजेपी ने हाथ मार दिया। बीजेपी जो तुम्हारी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई था, 37 सीटें थी, उन्हें लग रहा था कि इस चुनाव में वो बीजेपी से जो उसकी 5 सीटें वो भी छीन लेंगी, और वो 9-0 की बात कर रहे थे, लेकिन वो हुआ उल्टा। जो समाजवादी पार्टी हो, करहल और सीसामऊ 2 विधानसभा सीटों में अपनी जगह बचा पाई। बाकी की जो तुम्हारी 7 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में आ गई। उसमें एक आरएलडी की सीट है, वो है तुम्हारी मीरापुर, जिसमें आरएलडी मतलब जयंत चौधरी वाली जो पार्टी है उनका कैंडिडेट था, तो वो गठबंधन में थी। बाकी तुम्हारे फुलपुर में बीजेपी, कुंदरकी में बीजेपी, कटहरी में बीजेपी, मंझवा और तुम्हारी खैर और गाजियाबाद, इन 6 सीटों पर बीजेपी, और एक तुम्हारी हो गई जो मीरापुर है रालोद की, रालोद के हिस्से चली गई, और 2 बची तुम्हारी जो करहल और सीसामऊ, ये 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की
जीत हुई। इनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग जो यूपी के उपचुनाव में रही वो रही कुंदर की सीट। इस कुंदर की सीट में 31 साल बाद बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। आपको बता दें कि जो कुंदर की सीट है वहां पे 60% मुस्लिम वोटर हैं। सोचिए, 60% मुस्लिम वोटर है और उसके बीच में जो तुम्हारे रामवीर सिंह जो कैंडिडेट थे उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख मतलब 1,44,000 की अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। तो इस तरीके का जो शिफ्टिंग दिख रहा है आपको, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लहर है, बड़ी लहर जिसको हम कह सकते हैं, ये बड़ी लहर काम कर गई। और इसमें बटोंगे तो कटोंगे वाला जो नारा है, जो नैरेटिव है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नैरेटिव काम कर गया है। तो बीजेपी बहुत हाई मोराल पे है। हालांकि झारखंड में वो हार गई चुनाव 81 सीटों में, बहुत वहाँ पे मतलब ये कहा जाए कि भाई कांग्रेस और झामू जो जेएमएम की सरकार थी वो बन रही है। लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आखिर झारखंड में क्यों हार गए, ऐसा ही था। तो मुझे जो लगता है, मेरा ये अपना पर्सनल एनालिसिस है, क्योंकि झारखंड की आप जो वो देखिए, ज्योग्राफी देखिए, तो वहाँ पे आदिवासी हैं, आदिवासी वोट बैंक है। और आदिवासी वोट बैंक के बाद जो बीजेपी ने जो हेमंत सोरेन है उसको जो जेल भिजवाया, वो एक बड़ा सिंपैथी वहाँ पे लहर कर गई। क्योंकि आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, तो वो थोड़ा सा उनकी जो समझ है और उनका जो सोच है वो बड़ा कॉम्पैक्ट है, वहाँ पे वो बने हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि एक थोड़ा सा सोच का अंतर आया, इसीलिए वहाँ पे ये काम इनका नहीं कर पाया घुसपैठियों वाला। हालांकि ठीक है, घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया कि भाई यहाँ पे वो हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके झारखंड में बीजेपी अपना वो नहीं दिखा पाई। लेकिन महाराष्ट्र बहुत ही, जो वहाँ का वोटर है वो पढ़ा लिखा वोटर है। तो ये माना जाए कि भाई लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आए थे, महाराष्ट्र के नतीजे लोकसभा चुनाव में मैं आपको बता दूं कि मेरे पास लिखे हुए हैं, कांग्रेस को 13 सीट मिली थी, बीजेपी को 9 सीट, और तुम्हारी शिवसेना 9 और एनसीपी 8। इस हिसाब से जो लोकसभा की टोटल 48 सीटों में ये सीन था। शिंदे गुट को मिली थी 7 सीटें और 1 सीट मिली थी अजीत पवार को। तो इस तरीके से उसका भी जो गणित लगा रहे थे उसके हिसाब से भी ये जो 230 सीटों का जो आंकड़ा है ये पूरा नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं, इस बार महाविकास अघाड़ी जो है बाजी मार जाएगी। बहरहाल ये चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है और एक नए तरह की राजनीति जो है वो इस देश में आ गई है और बीजेपी के पास एक बड़ी लाइन मिल गई है। 2027 के चुनाव यूपी में अब निश्चित तौर पर ये योगी के पक्ष में जाएंगे, लेकिन जो विपक्ष है वो कैसे इससे पार पा पाएगा ये देखने वाली बात होगी। और ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अब विपक्ष जो है योगी को या मोदी को या इनकी जो वोट की इंजीनियरिंग है उसको कैसे काट पाता है या उनका क्या फार्मूला है, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने वाली बात। एक विधानसभा और बची है, वो है यूपी में मिल्कीपुर। ये अयोध्या की सीट है और अयोध्या में जो अवधेश प्रसाद हैं उनके बेटे उसमें लड़ने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से जो चुनाव आयोग ने उस सीट को बचा के रख लिया, वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ। अब लेकिन जो मिल्कीपुर में चुनाव होगा तो ये यकीन मानिए कि अब कोई उसमें फैक्टर काम नहीं करेगा, सीधे सीधे बीजेपी के हाथ में जानी है वो सीट। तो वो भी बड़ी प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठा वाली सीट है। तो चूंकि अयोध्या का हाथ से निकल जाना लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा कष्टदायी था, अवधेश प्रसाद और किस तरीके से राहुल गांधी ने अवधेश प्रसाद को और किस तरीके से अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को एक मेडल की तरह इस्तेमाल किया और कैसे लोकसभा में आपने देखा होगा अपने बाजू में बैठाल करके रखा और एक बड़ा हार्डलाइनर मैसेज देने की कोशिश की। हो सकता है इसका भी बड़ा असर पड़ा। हिंदू, देखिए वोटर बड़ा सेंसिटिव होता है, उसको लगता है कि तुम उड़ रहे हो, तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। बहुत अति आत्मविश्वास में थे अखिलेश भी, बहुत अति आत्मविश्वास में राहुल गांधी भी थे। हालांकि हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल थोड़ा सा डाउन हुए थे, लेकिन अभी
बीचे महाराष्ट्र की जैसे थोड़ी सी लहर बनी बीते 10-15 दिन से, राहुल सामने आ रहे थे, काफ़ी हमलावर भी रहे, लेकिन बावजूद इसके वो नतीजों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब राहुल के लिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस में राहुल का क्या होगा ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात है। उधर प्रियंका ने वायनाड में बहुत बढ़िया नतीजे लाई है, 3.5-4 लाख के करीब मार्जिन से उन्होंने वायनाड निकाल लिया। अब जो है संसद में राहुल भी बैठेंगे, प्रियंका गांधी भी बैठेगी, तो जो कांग्रेस में एक जो धड़ा है जो प्रियंका गांधी को सामने लाना चाहता है, तो देखना इसकी भी लड़ाई सामने आएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो लीडरशिप का मुद्दा उठे तो लोग कहें कि भाई प्रियंका को लीडरशिप दी जाए, क्योंकि राहुल से न हो पाएगा वाली स्थिति का जो वो है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि राहुल लगातार जो हैं वोकल तो हैं, ठीक है, लेकिन नतीजों में नहीं दिख पा रहा है, और बीजेपी की स्ट्रेटजी जो है बहुत ज़्यादा काम कर गई। अच्छा, इस बार एक चीज़ और फैक्टर काम किया है, उसमें संघ की भूमिका को आप नकार नहीं सकते हैं। महाराष्ट्र में संघ बहुत एक्टिव रहा। जैसा लोकसभा चुनाव में सुनने में आया था कि भाई संघ नाराज है, इस वजह से नतीजे जो हैं बीजेपी के पक्ष में नहीं आ पाए और 240 सीटों पर ही रह गई, 400 पार नहीं लगा पाई। तो और उस समय जेपी नड्डा ने भी कह दिया था कि भाई बीजेपी को संघ की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी खटपट भी आई थी बीजेपी और संघ के बीच में, काफ़ी पैचअप होने की करने की कोशिश भी हुई। उसके बाद ये सार्वजनिक तौर पर बयान भी आए कि नहीं, अब संघ जो है साथ रहेगा, और महाराष्ट्र में इसने बहुत असर दिया है। फडणवीस महाराष्ट्र में नागपुर से हैं, गडकरी नागपुर से हैं, संघ का कार्यालय भी नागपुर में है, हेड ऑफिस। तो महाराष्ट्र के चुनाव में संघ की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब 2-3 फैक्टर हैं। तो संघ तो वैसे भी राष्ट्रवाद पे चलता है, और इधर आप देख रहे हैं कि बाबा बागेश्वर, मैं आज उनका खबर कर रहा था, तो थोड़ा सा बता दूं कि हिंदुत्व को लेकर के बाबा बागेश्वर ने जो अलग जगाई है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। उनकी जो बागेश्वर धाम से ओरछा तक वो एक पूरा रोड शो कर रहे हैं, और हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने वो किया है, आह्वान किया है कि भाई हिंदू एकजुट हों, जातियों में न बटे। तो इसका रंग भी देखने को मिल रहा है। तमाम साधु संत लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ज़बरदस्त भीड़ है। और आज तीसरा दिन था, हर दिन वो 20-21 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लोग उनसे लिपट कर रो रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और उनकी मतलब ज़बरदस्त तरीके से माहौल है भाई। तो ये अभी शायद 29 तारीख तक चलेगा। तो आज मतलब ये भी देखने को मिला कि चलो इधर एक हिंदू उसकी अलग जग रही है, और एक देश में जो आज लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, तो मोदी का प्रयास, योगी का प्रयास, बाबा बागेश्वर जैसे जो धर्मगुरु हैं इनका प्रयास, ये कुल मिलाकर के एक बड़ा मतलब वो बन रहा है, और आगे आने वाले भविष्य में जो बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रांग होल्ड होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से समझने के लिए आज के वीडियो में मैंने तमाम जानकारी दे दी। अब आप लोगों का अपना एनालिसिस है, आप थोड़ा सा कमेंट भी करिए और बताइए कि क्या मतलब क्या सुधार होना चाहिए, किन टॉपिक्स पे बात की जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि जो पॉलिटिकल टॉपिक होते हैं, मेरा मतलब हम किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, लेकिन पता तो रहे कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। लेकिन आज के लिए तो यही टॉपिक था। आज तो पूरा देश महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों से गदगद है, जो बीजेपी के पक्ष है। हाल देखो, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम एनालिसिस जरूर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि भाई देश किस साइड जा रहा है। चूँकि हिंदू हैं, हिंदुओं की एकजुटता की बात है, तो वो एक अपील करता है कि नहीं भाई चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो उसमें हम अपने कमेंट्स दे देते हैं। बाकी हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। सबका अपना अपना वो है, सबके अपने अपने सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट कुछ और नया टॉपिक लेकर के आते हैं, और बाकी नमस्कार। और हाँ, थोड़ा सा लाइक और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, मेहनत होती है ये, थोड़ी सी आपके लिए समय निकालते हैं, और तो अच्छा लगता है यदि आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, लोगों तक पहुँचे, कुछ जानकारी तो पहुँचेगी। 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप नहीं जानते हो और मैंने बताई हूँ, तो ये जानकारी की बात है बस। थैंक यू।